अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ डीनू। मैं आज एक नए एपिसोड के साथ एक नई पर्सनैलिटी के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ। इनका नाम है हारिस और इनसे जानेंगे आज नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स के हवाले से। व्लॉगिंग भी करते हैं माशाल्लाह से, व्लॉगिंग का चैनल भी है और व्लॉग्स बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से। चैनल है वो है चिराग लाइफ के नाम से। तो ये सब बातें आज के एपिसोड में होंगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा आज आपने मेरे लिए कीमती वक्त निकाला अपना। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा हारिस भाई, ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया, उसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन था आपके पास रहनुमाई करने वाला, क्योंकि यंग एज होती है उसको नहीं पता होता है कैसे जाना होता है, किस तरह जाना है। तो ये सब बातें मुझे आप पहले बताएं। जरूर। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि मेरे जो फादर हैं वो मर्चेंट नेवी में रहे हैं एज अ कैप्टन। सो उनकी वजह से हमें बहुत यंग एज में ना मुझे और मेरे भाई को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का मौका मिला और हमने बेसिकली पानी के जहाज पे जो मर्चेंट नेवी का कार्गो शिप होता है उसके ऊपर हमने ट्रैवलिंग की। और ट्रैवलिंग भी ऐसी की कि मुख्तलिफ ममालिक, जैसे हम लोग बचपन में जापान गए थे, सही है। इसके अलावा फिर मैंने एक टूर शुरू किया जो मतलब शुरू में तो वो 2 महीने का टूर होना था, जो यहाँ से हमने दुबई और फिर कुछ थोड़ा सा आगे जाना था सऊदी अरेबिया वगैरह। उस टूर में वो कोई 6 महीने चला और उसके अंदर हम बाद में इजिप्ट में स्विस कैनाल के थ्रू होते हुए हम इटली गए। फिर हमारा कुछ शिप का कार्गो डिफरेंट मिला उसको कि अमेरिका का कार्गो मिल गया। तो हम बेसिकली फिर पानी के जहाज में हमने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और हम अमेरिका गए और वहां भी जाके फिर वहां पे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं तो हम 2 महीने वहां रहे। फिर हम वहां से बाय रोड कनाडा गए, फिर वापस अमेरिका आए। तो बचपन में ही काफी मतलब इस तरह इंटरनेशनल और पानी के जहाज पे ट्रैवलिंग का मौका मिला। फिर हम श्रीलंका का 2-3 दफा इस तरह जाना हुआ हमारा शिप के ऊपर ही। तो बचपन में ही एक ओवरऑल फादर की साइड से एक एक्सपीरियंस मिला। और माशाल्लाह मेरे जो फादर हैं उन्होंने तकरीबन 80 कंट्रीज ट्रैवल की हैं तकरीबन ना। तो ज़ाहिर वो तो उनके जॉब का ही हिस्सा था, तो उस वजह से तो एट द बैक ऑफ माई माइंड एक चीज थी कि जी ट्रैवल करना है। ज़ाहिर है उस वक्त, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपके पास मींस नहीं होते, प्लस आप इतने बिजी होते हैं अपने ग्रेड्स और उनके चक्रों में कि जी आपने अच्छा ओ लेवल्स इंटर किया आपने, तो उसके बाद फिर आपको अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वो एक पूरी साइकिल चल रही होती है तो इंसान उसमें बिजी हो जाता है। उसके बाद ये समझे कोई 15 साल का इस तरह गैप आ गया ट्रैवलिंग में, स्पेशली इंटरनेशनल। उसके बाद जो मैंने दोबारा ट्रैवलिंग रिज्यूम की है वो बेसिकली 2013 में एक दफा दोबारा हमने ट्रैवलिंग शुरू की। और स्टार्ट ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई दुबई गए जो है ना काफी अरसे बाद, तो उसमें हमें मजा आया। उसके बाद फिर मेरी शादी की बात जो है हो गई थी, तो उसके बाद फिर हनीमून अपना प्लान किया। उसमें मैं मलेशिया और सिंगापुर गया था, उसकी पूरी प्लानिंग खुद की मैंने, मतलब होटल्स वगैरह खुद बुक करवाए booking.com वगैरह के जरिए। उसमें फिर जाके मजा आया, तो फिर सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा करें कि हर साल जो है कहीं ना कहीं का चक्कर लगाया। हाँ, फिर ज़रा मेरी वाइफ जो है उनको भी शौक था ट्रैवलिंग का, उनको भी मजा आया। तो एक दिन ऐसे ही काम वाम कर रहा था ऑफिस में, मैं मतलब मेरा सेल्स और मार्केटिंग से बेसिकली ताल्लुक है उससे। तो वही तो एक दिन ऐसे ही मुझे ना विंडोज वॉलपेपर्स रिकमेंड करता है। एक वॉलपेपर आया एक वाटरफॉल का जो बड़ा जो है ना ऊंचाई से गिर रहा था नीचे। मैंने देखा यार ये जगह कोई काम की लगती है, यहाँ जाना चाहिए। वो फिर मैंने नेट पे सर्च किया ये है कहाँ, तो पता चला वो स्विट्जरलैंड में है जगह, सही है। तो अब स्विट्जरलैंड ज़ाहिर यूरोप हमेशा से सुना था कि बहुत महंगा होता है इस तरह करके ना, तो लेकिन दिल तो चाह रहा था उधर जाने का ना। फिर मैंने ज़ाहिर अपनी वाइफ से डिस्कस किया यार मैं बहुत ये जबरदस्त जगह है, कभी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम चले ना। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर मेरा ये हुआ कि मेरा माशाल्लाह हमारे औलाद हुई और इस तरह करके, तो उसमें ज़ाहिर कुछ टाइम गुजर गया। तो उसके बाद फिर जब ये हो गया तो उस दौरान हमने किया ये था कि हर महीने में कोई जो भी सैलरी में से जो बचते थे तकरीबन 10,000 इस तरह करके वो मैं हर महीने वो मैं अपनी वाइफ को देता रहता था कि ये भाई ये मेरा हमारा ट्रैवल बजट है। तो सही, तो साल 1.5 साल में जो है ना वो तकरीबन इस तरह 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए इतना हो गया कि एटलीस्ट हमारा
टिकट जो है ना 2 लोगों का उसमें निकल सकता था। शिप्स में जब जाते थे तो उस वक्त की कोई मेमोरी बताएं कि आप जब जा रहे हैं अपने फादर के साथ, तो वो कोई जहाज का कोई ऐसा वाकया है या जहाज का कोई नाम इस तरह का हो, किस तरह का था, उसमें क्या आपने एक्सपीरियंस किया? बेसिकली मेरा सवाल ये कि एक्सपीरियंस के हवाले से आप बताएं कि जहाज में जब आप ट्रैवल करते हैं और जब आप एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंस बताएं, उसका क्या एक्सपीरियंस होता है? अच्छा, जहाज में ट्रैवल करना और एयरप्लेन में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मर्चेंट नेवी का जैसे शिप होता है तो उसमें जरा हम लोग कैप्टन की फैमिली थे, तो हमारे पास बेसिकली 3 रूम्स थे। एक हमारा लेट्स से लिविंग रूम था, एक हमारा बेडरूम था और एक अब्बू का ऑफिस का था। तो तीनों आपस में कनेक्टेड थे इस तरह। तो बेसिकली फीलिंग ऐसी होती थी जैसे आप अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। और अब मतलब कुछ दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद निकले अपार्टमेंट से तो आप दूसरे मुल्क में आए हैं, फिर उसके बाद जो निकले 10 दिन बाद तो दूसरे मुल्क में आप आए हुए। तो वो यानी वो प्लेन वाला इमिग्रेशन वाला वो कुछ सीन नहीं होता। वो आप आराम से बस हैं वही माइक्रोवेव में चीजें बना रहे हैं या हॉट प्लेट पे चीजें बन रही हैं। शिप सर एक पूरा चलता फिरता समझे, उसमें होटल एक घर है, उसका किचन है, उसका मेस होता है जो खाने पीने की जगह होती है। तो बकायदा एक समझे होटल की तरह, यानी हमें संडे को हलवा पूरी का नाश्ता भी मिल रहा होता था वहां पे। उसके बाद फिर फ्राइडे को दोपहर में या बिरयानी या टिक्का कुछ इस तरह होता था। वो पूरा हिसाब किताब चलता फिरता था। तो वो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग होता था। मतलब जाहिर जहाज चल रहा है तो हम बच्चे थे, अब्बू के उसमें राइटिंग पैड में से जो है हम पेपर्स फाड़ के उनके एरोप्लेन बना के जहाज की खिड़की में से बाहर फेंकते थे। वो हवा की वजह से तेजी से पीछे जाते थे। तो इस तरह की सारी एक्टिविटी। और कोई पैसिफिक जहाज का नाम जो शिप का था, हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा आपने ये ट्रैवल किया हो? बिल्कुल। जो पाकिस्तान में जो मर्चेंट नेवी के जहाज होते हैं अक्सर किसी सिटी के नाम पे होते हैं। ठीक है। जैसे PNSC का एक जहाज मरी नाम था उसका। हमने जिसमें ट्रैवल किया वो अयूबिया था। बेसिकली अयूबिया में हमने जो 6 महीने का सफर बता रहा था मैं, तो वो हमने अयूबिया के अंदर MV अयूबिया, मर्चेंट वेसल अयूबिया में हमने ट्रैवल किया था। तो इसी तरह होते थे, जैसे इस्लामाबाद एक जहाज था। तो इस तरह का कुछ को जरा स्क्रैप कर दिया है। PNSC के एक जमाने में बहुत बड़ी फ्लीट थी, बहुत ज्यादा जहाज थे। अब तो आई थिंक बहुत लिमिटेड हैं जरा। पहले ये होता था कि हर पोर्ट पे जिस पे जाते थे आप आराम से बाहर जा सकते थे और थोड़ा बहुत प्रोसेस होता था। अब काफी प्रोसेस भी उन्होंने मुश्किल कर दिया है। तो अब वो चार्म इतना ज्यादा कि हर कंट्री में जाके आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा वो कम हो गया है। ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी रीजंस और यस बिल्कुल बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनली बढ़ी हैं अपना। वो अच्छे जमाने थे, हमने एक्सपीरियंस किया वो सारे। आई एम लकी कि वो चीजें एक्सपीरियंस करने को मौका मिला। आपका जो ब्लॉगिंग का जो चैनल है बेसिकली चिराग लाइफ के नाम से, तो चिराग बेसिकली बड़ा यूनिक नेम है। तो इसकी भी थोड़े से बैकग्राउंड बताएं कि आपके माइंड में कैसे आया ये चिराग का वर्ड, कि मोस्टली लोग नाम रख देते हैं चैनल पर ट्रैवल के हवाले से मिलते जुलते। वाई चिराग, वो भी नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं। जरूर जरूर। मेरा जी नाम, पूरा नाम मेरा है हारिस राशिद चिराग। सही, चिराग मेरे दादा का चौधरी चिरागदीन नाम था तो वहां से निकला है। और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स का लास्ट नेम चिराग है बेसिकली ना। तो वहां से चिराग लाइफ। और मेरा जो चैनल है ये बेसिकली मेरे ट्रैवल और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में। अभी तक उसमें ज्यादातर आपको ट्रैवल और फूड वगैरह रिलेटेड चीजें नजर आ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में और लाइफ के एस्पेक्ट्स और चीजें आएंगी। तो इट्स बेसिकली अबाउट माई लाइफ, माई एक्सपीरियंसेस एंड व्हेन आई ट्रैवल द वर्ल्ड, वो सारी चीजें उसके अंदर है। तो इसलिए नाम। और दूसरा फिर चिराग लाइफ का अगर आप थोड़ा सा फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे जाएं तो बेसिकली देखिए, इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है तो मतलब आई बिलीव इन पॉजिटिविटी। सही है, हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि हम यूनिक करें, जो समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक करें और कुछ ऐसा मतलब एटलीस्ट कुछ बुरा ना करें, कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसी चीज जिससे दुनिया में थोड़ी सी और रोशनी हो जाए। सही, तो इस तरह के पॉजिटिव इमेज बेसिकली आप जो है वो पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं एज अ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट यू आर बिलोंगिंग टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान कम्युनिटी। सो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखना चाहें लोगों को कि भाई पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, वो किस तरह से, मतलब बिल्कुल एक वो जो आपने बात की थी, हाँ, एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, वो प्रोजेक्ट होना चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह आप 18+ कंट्रीज से आपने विजिट किया, जैसे आपने बताया फादर के साथ भी किया और फैमिली के साथ भी किया। उन कंट्रीज का नेम भी बता दें। यूरोप में आपकी टर्की गया हूँ, उसके बाद फिर टर्की के बाद चेक रिपब्लिक प्राग गया हूँ, उसके बाद मैं ग्रीस भी आया था, और ग्रीस के अलावा फिर मैं फ्रांस,
मोनाको एक कंट्री है, वहां मैं गया हूँ। स्विट्जरलैंड गया हूँ मैं, जहाँ पे मैंने वो वाटरफॉल देखा था। इवेंचुअली मैं वहां पहुंच भी गया था, तो वहां गया हूँ। इन कंट्रीज में आपने विजिट किया, ट्रैवल किया, एक्सप्लोर किया, तो इनका कल्चर आपको कौन सा ज्यादा मजेदार लगा देखने में? एक्साइटिंग वाला होता है ना जिसको बोलते हैं हम लोग, यार थोड़ा सा इसका कल्चर को अपना के देखते हैं, तो वो कौन सी सिटी थी, कौन सा कंट्री था जो आपने विजिट? कोई 3 कंट्रीज के नाम लूंगा जो मेरी लिस्ट में टॉप हैं। एक तो ये कि मलेशिया, ठीक है, मलेशिया के लोग बड़े अच्छे हैं, स्पेशली पूरा होटल्स वगैरह में आप रहते हैं, उनका स्टाफ, लोग बड़े तमीज से मिलते हैं, पोलाइट हैं, इस तरह। फिर टर्की में 2 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो बड़ी खूबसूरत कंट्री है, उसमें भी आपको मतलब हर तरह की जगहें, आपको बीचेस वगैरह भी मिलेंगे, लोग भी वहां पे पाकिस्तानियों को अच्छा समझते हैं। अब रिसेंटली कुछ हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जाके वहां पे इमेज खराब की है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है 2005 में विजिट किया था टर्की, तो उस वक्त तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था टर्की का। टर्की की एक और बात अच्छी है कि इट्स अ मिक्स कल्चर ऑफ यूरोप एंड मुस्लिम कंट्रीज ना, तो बेसिकली हाउ दे मैनेज बिटवीन के आपको वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है वेदर यू आर यूरोपियन और अ मुस्लिम कंट्री बिलोंगिंग। टर्की में ना एक बड़ा जबरदस्त बैलेंस है और बड़ी समझे एक टॉलरेंस है, बर्दाश्त है। टर्की में स्पेशली जो इस्तांबुल सिटी है वो आधा यूरोप में और आधा एशिया के अंदर है, सही है। एशियन साइड पे जाते हैं तो आपको जरा ट्रेडिशनल घर, ट्रेडिशनल चीजें, खाने वाने, और वो सस्ती है ज्यादा साइड, जबकि यूरोपियन साइड थोड़ी एक्सपेंसिव आपको लगती है। अब वो लोग क्या है, उन्होंने अगर टर्की में कोई मॉडर्न होना चाहे, कोई वेस्टर्नाइज्ड होना चाहे, तो उसको भी कोई एतराज नहीं है, कोई वेलकम करते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप पूरी एक अपनी ईस्टर्न ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ जाना चाहते हैं, नमाज, रोजे, मस्जिद, मसाजिद, जगह जगह पे मसाजिद हैं, बड़ा अच्छा बर्दाश्त का वो है कि जी जिस तरह आप जिंदगी गुजारना चाहो आप कर सकते हो, अच्छा समझते हैं। और ये कि वहां पे भी एक अच्छा मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलता है, लोग आपके बच्चों को भी कभी कोई छोटा सा गिफ्ट, फल फ्रूट वगैरह इस तरह भी चलते हैं और बड़े मतलब नाइसली ट्रीट करते हैं इस तरह। फिर जापान का मैं नाम लूंगा। अगर आप यूनिकनेस के टर्म्स में बात करें तो सबसे डिफरेंट और सबसे एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग कल्चर मुझे जापान का लगा। वहां पे भी पोलाइटनेस भी है, सेफ्टी काफी है, सफाई बेहतरीन है वहाँ पे। जापान, हाँ, जापान डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे उनकी ट्रेनों के साथ आप अपनी घड़ियां मैच कर सकते हैं, बिल्कुल डॉट टाइम पे आती हैं। प्लस उनका यह है कि उनके जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं उनको बचपन से ही सफाई का ना बहुत ज्यादा वो ट्रेन करते हैं, यानी हर बच्चा, चाहे आई थिंक वो क्लास 1-2 से शुरू हो जाते हैं कि जी क्लास का जब आपका रिसेस का टाइम होता है, खाना वाना वो खाते हैं, उसके बाद सफाई भी खुद झाड़ू वाड़ू लगा रहे होते हैं बच्चे। आप सफाई आपने अपनी करनी, आपकी जिम्मेदारी है साफ रखना ना, हर बंदे हर फर्द की जिम्मेदारी है। तो ये जब चीज वो वैल्यू इतनी यंग एज पे इनग्रेन करेंगे तो फिर उसकी वजह से पूरी कंट्री उनकी साफ नजर आती है, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज। इन विच कंट्री और सिटी यू थिंक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल है, लिविंग स्टाइल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से हो गया, बिजनेस माइंड के हवाले से हो गया, शॉपिंग के हवाले से हो गया, किस कंट्री और सिटी को आप समझिए बेस्ट था? एक्चुअली यही मेरी फेवरेट समझे कंट्रीज आप कह लें। जापान की अगर बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली उसका मेट्रो सिस्टम, उसका मैप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी जगहों पे लाइनें जा रही हैं कि आप देख के पहले तो परेशान हो जाते हैं। सही है, तो मैंने जाने से पहले उसका मैप मैंने इतनी दफा देखा था सबवे का कि मुझे काफी हद तक वो याद हो गया था। इसी तरह अपने होटल के इर्द गिर्द की गलियां वगैरह, तो वहां का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सालों से टॉप नॉच है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं उसके हिसाब से। बाकी फिर इवन टर्की में जो है ना, टर्की में मैंने पूरा इसके ऊपर एक ब्लॉग भी बनाया था कि टर्की में हर तरह का सिस्टम है। वहां पे ट्राम्स हैं जो बड़ी कन्वीनियंट है, मुख्तलिफ सारे टूरिस्ट एरियाज में, मेन एरियाज में वो गुजर रही हैं, आप उस पर जाएं, आराम से टिकट लें, उतर सकते हैं। फिर नीचे से उनकी आपकी सबवे भी जा रही है, प्लस पूरा जो इनका पानी का फेरी सिस्टम है, क्योंकि सिटी आधी यूरोप में आधी एशिया में, तो रोज लोग, हाँ, लोगों की जॉब्स किसी की यूरोप साइड पे, किसी की एशिया साइड पे, तो वो फेरी सिस्टम बड़ा डेवलप्ड है और उसको बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब आप यूरोप से एशिया तकरीबन आई थिंक 1.5 यूरो में आप जा सकते हैं, यानी जो कि बहुत सस्ता है उस वहां के लिहाज से ना। तो ये कि बड़ी मतलब आई वुड से कि अच्छा उसका सिस्टम है। बाकी फिर आपके यूरोप साइड पे तो सारे है ही,
मैं अभी तक मेरा जर्मनी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, सुना है वहाँ का सिस्टम बहुत जबरदस्त है। अच्छा, हाँ, जी बिल्कुल, स्विट्जरलैंड वगैरह में भी बड़ा अच्छा सिस्टम था, बसेस वगैरह हर चीज बड़ी साफ सुथरी इस तरह थी। तो मैंने एज सच अभी कंपैरिजन नहीं ड्रॉ किया, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जिनके सिस्टम्स मुझे अच्छे लगे, कन्वीनियंट लगे, सही है। सबसे पहले एक हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, लिविंग कॉस्ट अगर रहेंगे, होटल कॉस्ट जो होती है, फूड कॉस्ट भी होती है, कि आप ये समझोगे यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो बहुत कॉस्टली पड़ गया और आपका जो है बजट आउट हो गया, ये वाली थोड़ा सा एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। पहले बात कर लेते हैं जो मुनासिब जगह, तो वो मलेशिया है बेसिकली, वो मुनासिब लगी। होटल में गए, चेक इन किया जी, होटल भी बहुत सारी ऑप्शंस है, आपको हर लेवल का, हर प्राइस रेंज का होटल भी मिल जाता है। 5 से 8 हजार रुपए पर नाइट में एक मतलब मुनासिब होटल आपको मिल जाता है वहां पे ना। जबकि यही चीज अगर आप ज़रा यूरोप वगैरह साइड पे चले जाएं तो वहां पे आपको 15,000 रुपए पर नाइट या उससे भी। और वो कौन सी मतलब सिटी थी, कंट्री थी? बहुत कॉस्टली थी, मैनेज करने में आपको लग रहा हो बाकी तो बजट से ऊपर जा रहा है, ऐसे लगता है कैंप ही लगा लेते हैं हम लोग। बिल्कुल, हाँ नहीं, इटली में कुछ जगहों पे ऐसे होटल्स वगैरह थे जो जरा कॉस्टली। और मुझे बेसिकली यूरोप और जापान में ना होटल ढूंढने में थोड़ी इश्यू आया कि जी अपने लेट्स से मेरा बजट यूजली बढ़ाना पड़ेगा, अब तो बढ़ाना पड़ेगा 15 से 20 हजार, लेकिन पहले मेरी कोशिश होती थी कि 10,000 रुपए पर नाइट के होटल में फैमिली के साथ इतने हों कि वो अच्छे साफ सुथरे हों, 3 स्टार 4 स्टार यानी इस तरह के होटल्स एटलीस्ट हों, 5 स्टार अगर अफोर्ड कर सकें तो बिल्कुल वैसे हों। तो कोशिश ये थी, लेकिन ऑब्वियसली पिछले कोविड से ना बहुत महंगाई बढ़ी है, चीजें डबल हो गई हैं, तो इसलिए बढ़ाना ऑब्वियसली पड़े। तो यूरोप और जापान, इनमें मुझे मुश्किल हुई थी। जापान में इवेंचुअली फिर मुझे 10 और 12 हजार रुपए पर नाइट के हिसाब से बड़े अच्छे होटल्स मिल गए थे। एक मेरा बाद में 15,000 था जो कि 5 स्टार होटल मुझे मिल गया था तो हासिल, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी उसकी वो। तो यहाँ पे मुश्किल होता है स्पेशली यूरोप और साइड पे, लेकिन आपको यूजली मलेशिया, थाईलैंड इस तरह की कंट्रीज में मिल जाता है। सिंगापुर में भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं होटल्स, और सिंगापुर में एक नॉर्मल सा साफ सुथरा होटल भी आपको प्राइस में मतलब ज्यादा ही आपको पड़ेगा। हमने कल्चर के हवाले से बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब फूड पे आते हैं जो कि बेसिकली बहुत ही एसेंशियल होता है एज अ ट्रैवलर्स। हम लोग अब जब तक अपने मूड को अच्छा और खुशगवार रखना है तो फूड हमारा लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो फूड में आपको कौन सी कंट्री का, सिटी का अच्छा लगा कि हाँ यार बड़ा डिलीशियस था, कॉस्ट भी कच्ची नॉर्मल थी, और इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कहाँ का फूड आपको बहुत अच्छा लगा? पाकिस्तान के अलावा अगर आप टर्की जाते हैं तो टर्की में फूड ज़रा क्योंकि हलाल सारा फूड होता है तो आपको अच्छी मिडिल ईस्टर्न टर्किश टाइप की डोनर्स और आप शवारमा इस तरह की चीजें काफी मिल जाती हैं। प्लस फिर गोश्त की डिशेस, अक्सर ये होता है कि उनकी डिशेस में साथ में थोड़ी सी वो दाल भी देते हैं, माश की दाल टाइप की ना, तो वो एक अच्छा मतलब होता है। सिर्फ टर्की से एक थोड़ा सा गिला है कि वहाँ के खानों में, क्योंकि हम लोग साउथ एशियंस और वो हैं तो हमें मसाले और टेस्ट ज्यादा स्पाइसी चाहिए होता है, तो वहाँ के थोड़े हमें ब्लैंड लगते हैं, लेकिन वैसे जनरली अच्छे हैं। नाश्ता टर्की का मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बहुत ही जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट होता है उनका वो बड़ा इलेबरेट होता है, बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उसमें, मजेदार होता है। लेकिन मुझे इस तरह की कंट्री जैसे दुबई हो गया या मलेशिया हो गया, ये इस लिहाज से अच्छी लगती हैं कि यहाँ पे आपको सारे कल्चर्स के खाने, ये बेसिकली मेल्टिंग पॉट्स हैं। स्पेशली अगर दुबई की बात करें, यहाँ पे हर नेशनैलिटी का बंदा है, इस वजह से पूरी दुनिया की आपको डिशेस वगैरह मिल जाती हैं। तो दुबई में आपको रीजनेबल प्राइस में भी मिलेगा और आपको बहुत एक्सपेंसिव खाना भी मिलेगा, बट वैरायटी बहुत ज्यादा है और सब हलाल आपको जनरली मिलता है। यूरोप में थोड़ा मुश्किल होता है हलाल की साइड। जी, यूरोप में काफी आपको मुश्किल होती है, तो दुबई इस लिहाज से अच्छा है कि वहां जाके आपको कोई इश्यू नहीं है। यूरोप, जापान ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें पता होता है ये खाने का मसला होगा या खाने के लिए दूर निकल के जाना होगा या एक्सपेंसिव होगा कुछ, तो वहां पे फिर हम यहाँ पे कुछ रेडीमेड फूड्स मिलते हैं टिन पैक्स में, या वो बेसिकली गत्ते के पैक्स होते हैं। उसमें एक आध कंपनीज हैं यहाँ पे जो बनाती हैं, उनके फूड्स होते हैं। उसमें आपको जैसे पैकेज बिरयानी मिल जाएगी, पैकेज आपको हांडी मिल जाएगी, कढ़ाई, इस तरह की चीजें, डिशेस, दालें मिल जाएंगी, कीमा मिल जाएगा, सही है, तो वो पैकेज होते हैं। और इस तरह कोई वेird एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा बताएं कि आप ये समझ रहे हो कि ये हलाल है बट आपको इवेंचुअली पता चले भाई नहीं तो ये था और हमने ये खा लिया, एक्सपीरियंस कर लो, इस तरह कोई इस तरह का कोई बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं, लेकिन ये कि एक दफा एयरलाइन में ये हुआ था कि मैंने जी सैलेड मंगवाई उनसे ना, तो सैलेड आ तो गई बट सैलेड के जब पत्ते हटाए तो बीच में जो है
मीट की स्ट्रिप्स थी और वो पता चला कि वो हलाल जानवर की नहीं थी। तो ज़ाहिर फिर वो सैलेड भी डिस्कार्ड किया हमने कि भाई ये क्या है, हमने सैलेड अपनी तरफ से मंगवाई थी, इसमें क्यों हमने गोश्त डाल दिया। तो ये वाला एक्सपीरियंस ज़ाहिर होता है। एक जगह जाके ने खाना खाया चेक रिपब्लिक में, बहुत लजीज खाना था वो, लेकिन बाद में हमें डाउट हुआ कि वो यानी हलाल था या नहीं था इस तरह। तो इस तरह का कभी हो जाता है, लेकिन जनरली हमारी कोशिश ये होती है कि हलाल ढूंढ के खाएं, सर्टिफिकेट देख लें उनका। स्विट्जरलैंड के हवाले से थोड़ा सा बताएं, वो जो वाटरफॉल का आप डिस्कस कर रहे थे, तो वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कि फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था कि आप एक्साइटेड भी थे कि भाई स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो आपने पूरा वहां से पिक्चर से आपने स्टार्ट किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके अंदर बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मैंने वॉलपेपर देखा था उस जगह का, फिर मैंने वॉलपेपर से सर्च किया कि ये जगह है कहाँ, तो वो पता चला एक शहर है लॉटरब्रूनेन जो कि स्विट्जरलैंड में है। और मैंने कहा तो यहाँ तो जाना है, सही है। फिर जैसे ये कि हम गए, हमारे साथ मेरी 3 महीने की बेटी भी थी जब हम फर्स्ट टाइम यूरोप गए, तो और हम गए भी अक्टूबर में थे, तो थोड़ी ठंड भी थी। तो हम सबसे पहले यहाँ से ज्यूरिक गए स्विट्जरलैंड में, और फिर वहां से हमने ट्रेन के थ्रू हम इंटरलेकन एक जगह गए। इंटरलेकन एक ऐसी सिटी है जैसे यहाँ पे आप कह लें हमारे नॉर्दर्न एरियाज में कोई आप इस्लामाबाद ले लें या हाँ नारायण ले लें, जो हब्स हैं जहां से आप और जगहों पे जा सकते हैं, जहां से एक सेंटर पॉइंट है जहां से बहुत सारी रूट्स निकलते हैं ना। तो इसी तरह इंटरलाकेन या इंटरलेकन जगह है, ये बेसिकली 2 लेक्स के बीच में एक शहर है, तो इसलिए इंटरलाकेन इसका नाम है। तो वहां पे हम लोगों ने वहां से फिर ट्रेन ली थी, पूरा मैंने राउट देख लिया था कि कहाँ से लॉटरब्रूनेन जाएंगे। फिर वहां हम पहुंचे, तो वहां पे जब हम ट्रेन स्टेशन से उतरे तो थोड़ी देर तक तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था इससे निकलें किस तरह ट्रेन स्टेशन से। वो एग्जिट पॉइंट मतलब थी, कुछ चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई, लेकिन कुछ चीजें उनकी अपनी लैंग्वेज में भी थी, आई थिंक जर्मन या स्विट्जरलैंड की जो अपनी लैंग्वेज होती है उसमें। तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहे। बहरहाल हम जब निकले, फिर रोड पे गए, फिर एकदम से हमारे सामने वही वाटरफॉल आया जिसका मैंने वो वॉलपेपर देखा था। तो वो एक बेसिकली एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था कि ख्वाब के जी आपने देखा इस जगह जाएंगे और आप कामयाब हो गए इस जगह जाना है, तो वो एक अंदर से एक अलग एक खुशी का लेवल होता है। फिर हम गए उस वाटरफॉल के पास गए, उसके पीछे एक पूरी टनल थी, ऊपर जाने का रास्ता था, वहां भी गया। वहां से जाके वाटरफॉल के पीछे की जगह से भी मैंने वीडियो वगैरह भी बनाई, तो बड़ा वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। सिंगापुर में काफी टेम्पल्स हैं और वो उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताया, उनके बिलीवर्स भी हैं, तो वहां जब जाते हैं कैसा एक्सपीरियंस आपको कि वो मतलब वर्शिप कर रहे होते हैं, उनके लिए तो ये क्लोजनेस है उनके लिए, तो आप लोग जाते हैं तो किस तरह से उसको आप देखते हैं? देखिए मेरा बिलीव ये है कि आप स्पेशली अपनी जरा रिलीजियस जगहों पे जाएं तो आपको आइडिया होता है किस तरह एक्ट करना है, लेकिन जनरली आप किसी भी मजहब की किसी भी ऐसी जगह जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है वहां जाएं तो आपको भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट, एक आंसर रखना चाहिए कि आप जाएं तो आप कोई ऐसी शोर शराबा इस तरह कोई हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा ना करें जिससे कोई डिस्टर्ब हो। आपको हर जगह एक जरा बैलेंस रखना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मलेशिया में बाटू केव्स एक जगह है जहाँ एक बड़ा इनका टेम्पल है, आई बिलीव इट्स अ हिंदू टेम्पल वो ना, और वो बहुत पुराना है, कई 100 साल पुराना है इस तरह ना। वहाँ पे कोई 400 सीढ़ियां हैं जो चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, और वहाँ पे बंदर भी काफी होते हैं रास्ते में इस तरह। तो वहां जाते हैं तो फिर गार के अंदर उन्होंने टेम्पल बनाया हुआ है, वहां पे उनके पंडित और इस तरह के लोग भी होते हैं। तो बस आप जरा तमीज से जाते हैं, जगहें देखते हैं इस तरह। जापान में भी मैं गया तो वहां पे भी टेम्पल्स वगैरह विजिट किए, तो वहां पे भी मतलब हर जगह का अपना ट्रेडिशन होता है। जापान में फॉर एग्जांपल सेंसोजी टेम्पल एक जगह थी टोक्यो में, तो वहां पे आप जाते हैं तो पहले आई थिंक पानी था उससे हाथ धोते हैं इस तरह करके, फिर आगे जाके उनका कुछ जगहों पे स्टीम धुआं सा निकल रहा होता है वो होती है। सर मैं जाके टेम्पल्स में बहुत ज्यादा हिस्ट्री वगैरह हर जगह की मैंने थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मेरा सिर्फ ये होता है कि अगर मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा होता है टेम्पल, मैं एटलीस्ट जाता जरूर हूँ, देखता हूँ कि वो किस तरह कर रहे हैं। लेट्स से अगर कहीं जूते उतारने हैं तो जूते उतार के आप जाएं इस तरह करके। जनरली रिस्पेक्ट इज द की फैक्टर जो मैं मेंटेन रखता हूँ। आपने डिफरेंट कंट्रीज में जाने
जाने के लिए डेफिनेटली एयरप्लेन्स का भी एक्सपीरियंस होता है, तो कौन सी एयरलाइन आपको अच्छी लगी, उसने जो है आपको अच्छे अंदाज में वेलकम किया और किस तरीके से उन्होंने ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको साथ ट्रीट किया, तो वो थोड़ा सा अच्छा वाला भी वेयर्ड एक्सपीरियंस कोई आपको लगा हो तो वो आप थोड़ा सा बताएं, एयरपोर्ट के हवाले से तो दोनों का एक्सपीरियंस बताएं। अच्छा, अगर मैं एयरलाइंस की बात करूं तो मुझे अभी तक जो जिनमें मैंने ट्रैवल किया है उनमें एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बेहतर लगी। अब एमिरेट्स में भी एक जो खुला तजाद मुझे नजर आया है वो ये कि जो एमिरेट्स की जैसे हम यूरोप वगैरह जाते हैं और एमिरेट्स अगर आपने ली है तो वो दुबई से होके जाती है, इंटरलिंक होके आती है। तो यहाँ से लेके जो दुबई की फ्लाइट है और जो दुबई से लेके लेट्स से स्विट्जरलैंड ज्यूरिख की फ्लाइट या इटली में मिलान की फ्लाइट है फॉर एग्जांपल, उसमें स्टाफ के बिहेवियर का काफी वास्ट डिफरेंस होता है। सही है, जो कराची स्पेशली फ्लाइट आ रही होती है ना दुबई से, उसमें एयर होस्टेस भी मतलब तंग आई हुई होती है, पाकिस्तानी भी उसको तंग कर रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है कि हमारे साथ सेल्फी ले लो, ठीक है, इस तरह की चीजें भी देखी हैं। कोई साहब ऐसे होते हैं जो जी खाना मंगवा रहे होते हैं, या अगर कहीं पे फ्री ड्रिंक्स मिल रही हैं तो वो लोगों का होता है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान आने से पहले जितनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स वो ले सकें वो ले लें। जैसे ही आप दुबई से फिर आगे जाते हैं तो उसमें स्टाफ भी सुकून में होता है, सब तमीज से होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से दुबई आने जाने की उसमें आपको शोर शराबा भी मिलेगा। अगर आपकी आगे वाली सीट है तो लोग आपके आगे आगे से बार बार गुजर रहे होंगे, इस तरह करके। तो एक बड़ा एक फर्क नजर आता है सेम एयरलाइन की डिफरेंट फ्लाइट्स के अंदर ना, हालांकि सारे जहाज वगैरह तो सिमिलर होते हैं। तो एयरपोर्ट का आपको कौन से कंट्री का बहुत अच्छा लगा? कि एक तो दुबई का इटसेल्फ खुद अच्छा है, अबू धाबी का भी बहुत अच्छा वास्ट टर्मिनल्स बनाए हुए, और इसके अलावा एयरपोर्ट आपको लगा कि बाकी भाई समथिंग यूनिक और एक अलग ही वो दुनिया का एक एयरपोर्ट भी खुद इटसेल्फ एक छोटी सी सिटी होती है, तो आपको कौन सा वो एयरपोर्ट अच्छा लगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। सही है, उसमें एक वाटरफॉल भी है और वो, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया इत्तेफाक से, अच्छा लगा मुझे, लेकिन इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो जगह जो वाटरफॉल है वो थोड़ा सा आपको निकल के जाना पड़ता है और अलग है, तो सही है, लेकिन वहां पे इमिग्रेशन में भी मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तो मेरा पर्सनली चांगी एयरपोर्ट इतना ज्यादा पसंद नहीं है मुझे, मतलब ठीक है। मलेशिया का एयरपोर्ट कोलालंपुर का अच्छा बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरेस्टिंग है, वहां भी हलाल खाना भी मिल जाता है, तो इस लिहाज से अच्छा है। टर्की का अब नया बना है इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना, वो भी काफी खुला खाली सा एयरपोर्ट है। और फैसिलिटीज के हवाले से वो मतलब टर्की वाला तो इतना अच्छा नहीं, आई थिंक दुबई मलेशिया ये बेहतर है। प्लस फिर यूरोप में जो है ना इटली के एयरपोर्ट्स वो अच्छे थे जनरली, स्पेशली मिलान का एयरपोर्ट, मिलान मालपेंसा शायद नाम है उसका, तो वो एयरपोर्ट जो था उससे हमारा एक दो दफा प्राग भी हम उसके थ्रू गए और जगहों पे भी, ग्रीस भी वापस हम उसमें आए, तो वो एक अच्छा एयरपोर्ट मुझे लगा। उसमें फैसिलिटीज वगैरह भी थी, मॉडर्न था, फ्लाइट्स का आपको गेट वेट सब पता चल रहा है कि कहाँ जाना है, इस तरह करके, तो वो आई वुड से अच्छा है। प्लस अगर एयरलाइंस की बात करें, बजट एयर्स में भी ट्रैवल किया है, सही है, बजट एयरलाइन आपको फूड या तो नहीं देती, यहाँ पे फूड आपको परचेज करना होता है, उन्होंने आपसे छोड़ा हुआ कि आप कम पैसों में टिकट हासिल करके आप ये चीजें थोड़ी सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो कौन सी एयरलाइन थी वो? उसमें जैसे मलेशिया में मैंने एयर एशिया में ट्रैवल किया, तो एयर एशिया का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, साफ सुथरा प्लेन, टाइम पे फ्लाइट गई, उसके बाद खाना अगर आप मंगवाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, इस तरह करके, और मतलब वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब तो जरा थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन अगर मैं बताऊं, मैं कोलालंपुर से लंकावी गया था, मैं और मेरी वाइफ, तो हम दोनों का रिटर्न टिकट पाकिस्तानी कोई 7,500-8 हजार रुपए का था कोलालंपुर से लंकावी का, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। इसी तरह मेरा यूरोप में मैंने रायन एयर और इजी जेट में फ्लाई किया, तो इजी जेट का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, एयरपोर्ट पे थोड़ा बहुत लाइनें वगैरह टाइम्स बड़ी होती हैं, क्यों करना होता है, लेकिन इजी जेट बेसिकली यूके की आई बिलीव एयरलाइन है, और उसमें भी ये था कि आप स्नैक्स वगैरह चीजें ऑर्डर कर सकते थे, तो वो की और बड़ी अच्छी क्वालिटी की यूके की चीजें थी। आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो चीज़ों के हवाले से, करेंसी के हवाले से भी आपको
सारी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी कि भाई ये चीज़ें ले जानी है। कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा हो कि भाई आप जा रहे हैं और आपने यहाँ पे जो है हम करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे मगर वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं हो, तो उस तरह की सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? अच्छा देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि अपने साथ हम लोग डॉलर्स लेके ट्रैवल करेंगे। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, हर जगह चेंज हो जाती है, और लेकिन अक्सर जगहों पे एयरपोर्ट से चेंज अगर आप कराएं तो बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। कुछ जगहों पे एयरपोर्ट भी सही रेट हो रहा हो, लेकिन जनरली एयरपोर्ट से अवॉइड किया करें करेंसी चेंज करा। तो ये करेंसी भी कुछ कैश लेके जाता हूँ, फिर बाकी जरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस तरह वो यूज करते हैं। मेरे साथ चेक रिपब्लिक में ये हुआ कि वहां जाके मैंने कार्ड अपना इस्तेमाल किया तो मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। सही है, तो अब ब्लॉक हो गया तो फिर जरा मसला हुआ क्योंकि कैश भी लिमिटेड था और कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। तो इत्तेफाक से मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड भी था, ये डेबिट कार्ड ब्लॉक हुआ था। क्रेडिट कार्ड की वजह से थोड़ा मतलब हो गया आस्था, लेकिन ये था कि वो मिड ऑफ माई ट्रिप था, आधी ट्रिप हो गई थी, आधी ट्रिप रहती थी। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी एहतियात करना पड़ी क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करना चाह रहा था, तो वो थोड़े से इश्यूज हुए। और ज़ाहिर पाकिस्तानी करेंसी अगर आप पीकेआर लेके जाएं, बहुत लिमिटेड करेंसी कंट्रीज हैं, दुबई में हो गया, मलेशिया, सिंगापुर में, जो पीकेआर को आपको चेंज कर देते हैं, वरना काफी जगहों पे आपका पीकेआर रिप्लेस भी नहीं वो करते हैं, आपको डॉलर ही देने पड़ते हैं या यूरो लें, इस तरह ये इशू होता है। यूरोप साइड पे इस तरह इशू होता है। तो टर्की में भी कुछ जगहों पे पीकेआर एक्सेप्टेबल था। जब आप ट्रैवल करते हैं किसी भी सिटी या कंट्री में, तो मोस्टली आपकी कोशिश होती है कि सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करें या उसके जो रिमोट एरियाज होते हैं उनको भी जाके एक्सप्लोर करते हैं? जस्ट ज्यादा जो एक्सपीरियंस रहा है या तो सिटी लाइफ का रहा है या फिर कोई ऐसा एरिया है जो उनकी जहाँ पे कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है या लेट्स से कोई उनका अलग सा टूरिस्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल जापान में हम एक शहर है क्योटो, ये तो ये बेसिकली टोक्यो से पहले एक जमाने में कैपिटल होता था जापान का, क्योटो। तो क्योटो हम गए, वहां से एक इलाका था अरिशियामा, जहाँ पे मतलब एक उनका बैम्बू फॉरेस्ट है जिसमें बहुत ज्यादा बांस के दरख्त लगे हैं। वहां पे हम गए तो वहां पे जरा आपको थोड़ा सा समझे सिटी से हट के जरा एक खुला माहौल, जरा नेचुरल ग्रीन एरिया वो मिलता है, तो वहाँ वो एरिया हमने एक्सपीरियंस किया। बाकी फिर टर्की में जैसे हम कैपाडोकिया वगैरह गए थे तो वो भी जरा टूरिस्ट एरिया है, बट उसमें फिर इर्द गिर्द के एरियाज में भी गए थे, वो वहाँ थोड़ी सी हमने आउट ऑफ द सिटी लाइफ एक्सपीरियंस की। बट जनरली ज्यादातर सिटी होते हैं क्योंकि मैं अक्सर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोशिश होता है कि फैसिलिटीज खाने पीने के और शॉप्स के करीब हम लोग हों ताकि आसानी रहे, इस तरह ना। पाकिस्तान के भी काफी एरियाज हैं जो कि एक्सप्लोर करने के काबिल हैं और जो समझते हैं कि दुनिया में जो है वो बहुत यूनिकनेस एक रखते हैं। तो आपका और कौन कौन सा एक्सपीरियंस है कि आप आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों में कौन सी जगहों पे? सारे देखिए, एज अ ट्रैवलर आप हमेशा आगे की प्लान कर रहे होते हैं कि कहाँ जाना है। मुझे एक तो कैलाश एरिया इंटरेस्टिंग लगता है कि वो एक्सप्लोर करना है, चित्राल वाला, उनका जो कल्चर ट्रेडिशन। बिल्कुल बिल्कुल, उनका चिल्म जोशी एक फेस्टिवल होता है, उसके अराउंड काफी वहाँ पे फेस्टिविटी होती है और उनका बड़ा कल्चरल आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो इंशाल्लाह किसी वक्त करना है। प्लस मैं अभी तक हुंजा साइड पे नहीं गया, एक दफा प्लान बनाया था लेकिन लैंडस्लाइडिंग और मानसून की वजह से वो बीच में प्लान मेरा चेंज करना पड़ा था। तो हुंजा साइड अभी ऑल द वे टिल गुजरात मुझे अभी ट्रैवल करना है, तो वो इंशाल्लाह करेंगे कभी। फिर कश्मीर को और एक्सप्लोर करना है। मैं अभी किरण वैली तक वहां तक गया हूँ, बट कश्मीर मुझे केल ताओबत ये सारे एरियाज है, वहां पे इंशाल्लाह कभी जाएंगे। और इंटरनेशनली आपने अगर आने वाले दिनों में आप क्या सोचा हुआ कि कौन कौन सी सिटीज आपके जो है वो बकेट लिस्ट में है कि इंशाल्लाह उसको जो है वो ड्रीम्स को फुल करना है, कि कौन सी वो ऐसी कंट्रीज है जिसको आप समझते हैं कि यार ये मस्ट है, ये एक्सप्लोर करना ही करना है? एक जगह मुझे लगता है कि वो है बेसिकली थाईलैंड। थाईलैंड मतलब हर पाकिस्तानी जाता है, अच्छे रीजंस और बुरे रीजंस की वजह से भी, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप ओवरऑल देखें उसमें इट हैज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन द वर्ल्ड। आप अगर ग्रीनरी देखना चाहते हैं, फॉरेस्ट देखना चाहते हैं, तो वो भी है उनके पास। नॉर्दर्न एरियाज देखना चाहते हैं, पहाड़ी इलाका, तो वो भी चिंग माई, चिंग राई, ये सारे एरियाज वहाँ पे हैं। और बड़ा बहुत मालदीव तो बिल्कुल करना है क्योंकि वो कुछ अरसे बाद डूबने वाला है। सही है, ग्लोबल वार्मिंग की, तो उससे पहले जाना है एक दफा जरूर है मालदीव। तो हर साल वो कुछ इंचेस जो है ना पानी के नीचे चले जाते हैं आइलैंड्स, और पहले इनिशियली मैंने कोई 10 साल पहले सुना था कि 2030 में वो डूब जाएगा मालदीव। 2030 तो अभी बस पहुंचने वाले हैं। सही है, तो अब लेटेस्ट मैंने एक ब्लॉगर हैं रजा समूह, तो उनके ब्लॉग में मैंने सुना कि अभी 100 साल और लगेंगे उसको डूबने में, तो अभी है हमारे पास टाइम। बट मालदीव्स की अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तो वो मुस्लिम कंट्री है,
प्लस इट्स एन आइलैंड नेशन, कोई 1000 से ऊपर आइलैंड्स हैं जो आसपास हैं और इतनी दूर भी नहीं है, और प्लस वीजा ऑन अराइवल है मालदीव्स में ना पाकिस्तानियों के लिए। तो मालदीव्स डेफिनेटली, थोड़े से अगर आप रिजॉर्ट्स वगैरह में रहें तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो वो है, लेकिन जाहिर है वहां पे सस्ते वो भी हैं। तो एक इंशाल्लाह ऐसा ट्रिप प्लान करना है जिसमें दोनों का मिक्स हो, कि आप जरा उनकी सिटी वाले एरियाज भी थोड़े देख लें और आप उनके रिजॉर्ट लाइफ वो भी देखें। अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, उधर का आपने कैसा सोचा है? अफ्रीका, मुझे बचपन में एनिमल्स का बहुत शौक था, बाद में अभी भी मैं जब जाता हूँ किसी कंट्री तो जू वगैरह बच्चों के साथ जरूर हम लोग विजिट करते हैं, लेकिन मुझे साफ बात है थोड़ा सा डर लगता है अफ्रीका से। सही है, इतने माशाल्लाह लंबे लंबे लोग होते हैं डार्क से, तो अफ्रीका मैंने जाना है इंशाल्लाह, लेकिन ये कि इंशाल्लाह थोड़ा सा जरा फाइनेंशियली भी जरा स्ट्रांग हो करके, और फिर इंशाल्लाह जरा उसको सही तरह प्लान करके प्रॉब्ली मैं कोई लोकल्स और टूर ऑपरेटर्स के साथ करूंगा, क्योंकि अफ्रीका में आप घूमना नहीं चाहते, अफ्रीका में आप ये नहीं चाहते सही से, मतलब कोई गाइड भी करना, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज्यादा, लैंग्वेज बैरियर भी है वहाँ पे, आदमखोर जंगली भी होंगे, हर चीज है वहाँ पे, शेर चीता भी है वहाँ पे। तो अफ्रीका थोड़ा सा सोच समझ के, लेकिन ज़ाहिर साउथ अफ्रीका बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल बड़ा मल्टी कल्चरल है, एक्सपेंसिव भी है, बट ये कि डेफिनेटली कुछ ऐसा ट्रिप प्लान करना है जिसमें आप तंजानिया, कीनिया ये जगहें भी कवर करें, और एक जरा साउथ अफ्रीका, केप टाउन, जोहानिसबर्ग, इस तरह। लैंग्वेज के बारे में पूछना चाहूंगा, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, लैंग्वेज बैरियर भी बड़ा अहम किरदार अदा करता है, कि जो अगर आ जाए तो आपको मुश्किल होती है समझने में और उसको समझाने में। तो इस वक्त जैसे इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट सम टाइम दोज एरियाज डोंट नो के मतलब इंग्लिश में मतलब कम्युनिकेशन करनी, कोई लोकल्स है तो वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, हम अपने, फिर उसमें आ जाते हैं इशारों से आप एक दूसरे को समझाते हैं। तो वो कौन सा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, कौन सी सिटी कंट्री में ऐसा हुआ था? अच्छा देखिए, अब इतना ज्यादा मसला इस वजह से नहीं होता क्योंकि आपके पास गूगल ट्रांसलेट है। इनफैक्ट गूगल ट्रांसलेट की आपसे, आप अगर कोई साइन लगा हुआ है उसकी भी आप तस्वीर लें तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसको ट्रांसलेट करके उसी वक्त आप यानी आपको, लेट्स से मैं प्राग में था, चेक रिपब्लिक में, तो मैंने उनका सर्टिफिकेट जो है ना हलाल का वो स्कैन किया था, और उसके बाद फिर उस पर आप फिंगर से जरा वो सिलेक्ट करते हैं इस तरह, तो वो ऑन द स्पॉट आपको ट्रांसलेट कर देता है। तो उसकी वजह से चीजें अब आसान हो गई हैं। इवन आप पूरा जो है अपना मैसेज अपनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके ट्रांसलेशन ऐप से उसको उसकी लैंग्वेज में सुना सकते हैं। तो ये इससे इट हैज मेड थिंग्स वेरी इजी। सही है, जैसे जापान में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जी जापान में लैंग्वेज बैरियर तो आया होगा, आया था, ठीक है, लोगों का था। फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाले से हमने रास्ता पूछा था आगे का कि फलानी जगह पे हमें जाना है, तो उसने उसी वक्त अपना मैप खोला, हमें वहां तक छोड़ के आया वो ना। तो ये बड़ी पोलाइटनेस की वजह से, मतलब चाहे उसको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, तो लोगों का कल्चर का एक इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेजर जो टूरिस्ट एरियाज और टूरिस्ट वाली जगह हैं, अब वो बाइलिंगुअल साइनेज होती है वहां पे कि जी इंग्लिश में भी होगी और उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में भी होगी, तो उससे काफी हद तक आसान हो जाता है। बाकी मेरा सबसे रिक्वेस्ट और सबको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जाने से पहले थोड़ी सी उस जगह की रिसर्च कर, थोड़ा सा आप YouTube पे कोई वीडियो देख लें कि इस जगह के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या चीजें कल्चर के हिसाब से उनकी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या चीजें सही हैं वहां पे, तो वो देख के थोड़ा सा जाएं। बिल्कुल, कुछ बहुत लोगों का होता है कि बिल्कुल मतलब ऑन द स्पॉट प्लान किए बगैर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अच्छा भी है स्पॉन्टेनिटी के लिहाज से। लेकिन जनरली मैं क्योंकि फैमिली के साथ अक्सर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस जगह के बारे में जानूं, मुझे पता हो कि लेट्स से क्या है। लेट्स अगर कभी डॉक्टर के पास जाना हो, जैसे जापान में हमें बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा था, उसको फिश क्रैकर्स या इस तरह की चीज बेटी ने खाई थी, तो फिर उसको वॉमिट्स वगैरह शुरू हो गए थे। तो जहरे वो फिर इतना हुआ था, घर वालों से पूछा क्या करें, देसी टोटके ट्राई है, तो उन्होंने किसी ने बोला कि लीमू चटा देना चाहिए, सही है, उससे उल्टियां रुक जाती हैं। तो फिर वहां पे लीमू ही नहीं मिल रहा था हमें जापान के अंदर ना। एक सुपर मार्केट में गए, वहां पे पैकेट में था ड्राइड लीमू ना, ड्राइड, हाँ, तो वो था, तो वो उसके ऊपर हमने पानी वानी डाल के मिनरल वाटर से उसको थोड़ा सा कोशिश की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ये के इत्तेफाक से पता चला कि हमारे होटल के नीचे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ही है, वहां हम गए, वहां पे वो एक्चुअली किसी बंगाली का था या क्या था, तो उन साहब ने फिर हमें लीमू जो है ना ताजा वहां से उसको
काट के हमें दिया, क्योंकि लीमू वहाँ पे बड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो उसने आधा काट के दिया, लेकिन वो लीमू इतना बड़ा था, सही है, उसको आधा उसने काट के दिया कि आप ले लें, तो वो हम ले गए और फिर उससे थोड़ी बेहतरी हुई। लेकिन फिर इतनी हुआ कि हमें रिसेप्शन से हमें पूछना पड़ा कि नियर बाय हॉस्पिटल कौन है। वहां पे फिर हमने उनसे पता कराया, तो उन्होंने बताया, फिर हम किसी तरह पहुंचे वहां पे हॉस्पिटल। तो वहां पे हॉस्पिटल में उन्होंने बोला कि जी आपके पास इंश्योरेंस कार्ड होना चाहिए, फिर आप हॉस्पिटल की सर्विस यूज करते हैं। हमने कहा कि हम पाकिस्तान से आए हैं, ऑब्वियसली हमारे पास ये नहीं है, ट्रैवल इंश्योरेंस है लेकिन आई डोंट नो वो कवर करता है। उन्होंने कहा ये तो नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि बच्ची की जरा देखा, क्योंकि लोगों की नेचर नाइस थी और सब, तो उन्होंने कहा कि हम आपको एंटरटेन कर लेते हैं। बस उल्टी वॉमिट की उन्होंने दवाई दी, एक पाउडर से बना के दिया जो हमने बच्ची को दिया, तो वो मतलब माशाल्लाह सही हो गई 2 दिन में। लेकिन सिर्फ एक विजिट, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, तो वो 20,000 रुपीज की एक विजिट हमें डॉक्टर की पड़ी थी। तो ये जरा इस तरह के खर्चे हो सकते हैं आपके वहां पे ना, तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, स्पेशली जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो लेकिन क्योंकि लोग अच्छे थे, गाइड करने वाले वो अच्छे थे, कोई इस तरह नहीं कि किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया वो, तो उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हम प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई और सॉल्व हो गई। और फ्रांस का आपने देखा कि वो बड़ा एक रिच हिस्ट्री है फ्रांस में, यूरोप में खास करके बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बड़ा रिच कल्चर भी है और रिच हिस्ट्री भी है। तो आपको वो फ्रांस की कैसी लगी हिस्ट्री, ओल्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और वहाँ के जो ओल्ड एरियाज हैं? वो पेरिस को बड़ी रोमांटिक सिटी कहते हैं और पेरिस को बड़ा अच्छा समझते हैं। सही है, बिल्डिंग्स वहाँ पे आपको आर्किटेक्चर बहुत अच्छा मिल जाएगा मुझे। लेकिन जो बिल्डिंग्स अच्छी लगी हैं वो एक तो इटली में, रोम में काफी अच्छा आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स और स्ट्रीट्स वगैरह। दूसरा फिर प्राग, चेक रिपब्लिक में जो सिटी है ना, प्राग आई थिंक या तो इनका कैपिटल है या वन ऑफ द मेजर सिटीज है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उसमें भी एक चार्ल्स ब्रिज है जो सिटी के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करता है, बीच में पूरी एक वो रिवर है या स्ट्रेट है रिवर वाला आपने एक्सपीरियंस किया? क्योंकि एक सिटी ऐसी जो फ्लोटिंग सिटी कहलाती है इटली के अंदर। हाँ जी, वेनिस मेरे इत्तेफाक से 2 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो वेनिस बड़ी एक ज़रा इंटरेस्टिंग जगह है कि वहाँ पे आप रोज सुबह ऑफिस के लिए जैसे निकलते हैं, घर से बाहर निकले और अपनी बोट में बैठे और ऑफिस चले गए, सही है। तो वहाँ पे ये सिस्टम है। बोट कहेंगे तो उसका कितना उन्होंने चार्जेस रखे हैं एक मतलब सिटी के अंदर? बेसिकली वहाँ पे ना एक पॉइंट आता है सिटी में शुरू में जिसके बाद कोई गाड़ी जाना अलाउड नहीं है, तो उसके बाद आप या पैदल जा सकते हैं या फिर आप बोट से जा सकते हैं, इस तरह ना। तो जैसे यहाँ पे W21 एक बस है, सही है, W11 एक बस है, तो वहाँ पे W11 एक वाटर बस है, सही है। वो एक लॉन्च टाइप की बोट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मतलब बाकायदा लिखा हुआ मेंशन W11, मतलब इस तरह करके नंबर उसका लिखा होता है। तो इस तरह करके वो वाटर बस होती है जो आपको शहर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पानी में ले जाके ड्रॉप कर देती है। वहां पे इन्हीं हर पानी के स्टेशंस बने हैं, जैसे बस स्टॉप है ना, तो उस तरह वहां पे स्टेशंस है, उनका एक खास येलो सा उन पे एक राइटिंग में लिखा होता है, इस तरह करके। तो ये एक्सपेंसिव नहीं थे, आई थिंक 2-3 यूरो का टिकट पर ट्रिप था। तो वहां बेसिकली जाके आपको कार्ड लेना होता है, उसके अंदर आप पैसे डलवा सकते हैं या पॉइंट टू पॉइंट टिकट ले सकते हैं। मुझे यहाँ से लेट्स से पर रियाल्टो से सेंट मार्को स्क्वायर एक जगह है वहां पे मेन वेनिस का, वहां पे उतरना है, तो वो वहां पे आपके राउंड ट्रिप का टिकट दे देगा, वो बस आप मशीन में स्कैन करें। इटली में एक और जगह है रोम में आई थिंक है, जो कि एक बहुत ज्यादा पुराना उनका एक प्लेइंग ग्राउंड था, वो अबेंडन के करीब है, उन्होंने जस्ट फॉर हिस्ट्री के तौर पर वहां पे देखा आपने वो जो मेरे से कोलोसियम की बात कर रहे हैं, ग्राउंड है बड़ा सा एक गोल सा है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेसिकली कोलोसियम था जहाँ पे उनके समझे ग्लैडिएटोरियल गेम्स होते थे, जिसके अंदर बेसिकली 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग फाइट टू द डेथ कर रहे होते थे। ये जरा जब लोगों की अटेंशन अवाम की डाइवर्ट करनी होती थी वहां के बादशाह को, तो वहां गेम स्टार्ट करवा देते थे जिसमें फाइट्स होती थी और बिल्कुल एंड लेवल तक हद तक प्रिजर्व्ड है, लेकिन काफी डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है। हाँ, गाड़ी वाड़ी होगी ये सब। हाँ, वो तो काफी हद तक उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, लेकिन ये कि फिर भी आपको वहां जाके आप देखते हो इतनी बड़ी ग्रैंड जगह है, वहां पे कितने लोगों की जिंदगी मौत की जंग हुई होगी और क्या उसकी हिस्ट्री हुई होगी। तो मैं थोड़ा बहुत मुझे हिस्ट्री का है, लेकिन आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट ऑन हिस्ट्री, बट मेरा होता है कि अगर इतनी कोई मशहूर जगह है तो एटलीस्ट जाके उसको देखा जाए।
तो ज़ाहिर है वो भी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और उस जगह की ग्रैंडनेस आप देखते हो कि आप इतने से हो और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और वहां पे होता होगा किसी जमाने में कितनी जंगें, कितने लोगों की विक्ट्री हुई होगी, कोई मे बी इतना मशहूर हुआ हो कि पूरे कंट्री का लेजेंड बन गया हो। अच्छा नाज़रीन, अब मैं जो है अपना जो एपिसोड है, जो मेरा जो इंटरव्यू है, मैं हारिस भाई के साथ यहीं पे एंड करूंगा। और बहुत अच्छा लगा आज इनसे मैंने बहुत सी बातें पूछी यूरोप के हवाले से, डिफरेंट कंट्रीज के हवाले से, और बहुत अच्छी मुझे बातें लगी। हारिस भाई ने बहुत ज़बरदस्त अपने एक्सपीरियंसेस बताया ट्रैवल के हवाले से। तो अपना मैं जो है इंटरव्यू यहीं पे मैं एंड करूंगा, और फिर एक नए सेगमेंट के साथ, नए एपिसोड में एक नई पर्सनैलिटी के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और हारिस भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू हारिस भाई फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका।